रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन एपिसोड 14। सुबह का वक्त। अंतरा रात को बहुत देर तक रोती रहे और रोते रोते ही वो सो गई थी और वह सोकर उठे और उसने चेहरे को देखा जो कि काफी पीला पड़ गया था रोने की वजह से, और उसने नहाने के बाद बहुत सारा मेकअप लगाया ताकि उसके रोने की लाइंस जो उसके चेहरे पर आ गई थी वह मिट जाए, और उसने अपने आंखों के किनारियों को भी अच्छे से मेकअप से ढक दिया क्योंकि उसकी आंखें भी सूजी हुई थी लग रही थी। अंतरा ने नॉर्मल जीन्स और टॉप पहनना और फिर वो रूम से बाहर निकलकर नीचे आई और डाइनिंग एरिया के पास आकर बैठ गए। वहां पर हर कोई आ गया था और सब अब ब्रेकफास्ट करने ही लगी थी कि तभी उन्नति ने इधर उधर देखा और फिर कहा, कशिश, कशिश कहाँ है? सबने भी उन्नति के कहने पर और इधर उधर देखा लेकिन कशिश नहीं थी, तो अंतरा अपनी जगह से खड़ी हुई वो बोली, मैं उसे लेकर आती हूँ। और फिर वो वहां से सीढ़ी की तरफ जाने लगी तो फलक भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, मैं भी जाती हूँ। वो दोनों कशिश के कमरे के पास आए और फिर दरवाजे का नोब पकड़कर उसे घूमने लगे लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था, जिस पर अंतरा ने दरवाजे को पिटा और बोली, कशिश, दरवाजा खोल, कशिश। लेकिन कशिश में इतना अंदर से कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजा खुला, तो अंतरा की आवाज तेज हो गई और बोली, कशिश, कशिश, दरवाजा खोल, कशिश। अंतरा और फलक की आवाज नीचे तक आ रही थी और जो नाश्ता करने लगे थे वो सभी हैरान हो गए और सबने अपना नाश्ता वही छोड़ और ऊपर की तरफ भाग गए। वो सब कशिश के कमरे के पास आए और ऋषि ने सवाल किया, क्या हुआ, तुम इस तरीके से कशिश को आवाज क्यों लग रही हो? फलक ने इस पर ऋषि को जवाब दिया, पापा, दीदी ना कोई जवाब दे रही है और ना ही दरवाजा खोल रही है। सब हैरान हो गए और सब कशिश को आवाज लगाने लगे लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिस पर अब सब घबरा गए और कशिश के लिए टेंस हो गए। इसीलिए आर्यन ने सबको साइड होने के लिए कहा और दरवाजे पर मारने लगा। 2 बार दरवाजे पर लात मारते ही दरवाजा खुल गया और सब अंदर आ गए तो कशिश नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और कशिश के सर के पास पानी पड़ा हुआ था, जग भी नीचे गिरा हुआ था और ग्लास भी एक तरफ लुढ़का हुआ गिरा हुआ था। आर्यन जल्दी से आगे आया और उसने कोशिश का सर अपनी गोद में किया और उसके चेहरे को हाथ लगाकर थपकी देते हुए बोला, कशिश, कशिश, कशिश उठो, कशिश, कशिश। लेकिन कशिश तो बेहोश थी, उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दिया। अंतरा भी नीचे आकर बैठी और उसने भी कशिश के हाथ को मलते हुए उसे उठाने की कोशिश करी लेकिन वह बेसुध थी, इसलिए आर्यन ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पास उसके दोनों हाथों को पकड़े हो बैठ रहा और उसके चेहरे को परेशान भरे भाव से देखता रहा। अंतरा भी दूसरी साइड से आकर कशिश के पास बैठ गई और उसके चेहरे को बार बार थपकी देकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी और हर कोई कशिश को देख रहा था। जग में बहुत ही थोड़ा सा पानी था और फलक ने वही उठाया और उसे पानी के छींटे उसने कशिश के चेहरे पर दी, जिस पर कशिश की आंखें हल्की सी बंद हुई और फिर उसने धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलना शुरू किया और उसकी पहली नजर आर्यन के चेहरे पर ही गई और उसके बाद उसने अपनी नजरों को घुमाया और पूरे परिवार को अपने कमरे में इस तरीके से देखकर वह हैरान हो गए। उसने धीरे से सबसे सवाल किया, आप सब मेरे कमरे में, कुछ हुआ है क्या? उन्नति ने ना में अपना सर हिलाया लेकिन फलक बोली, हाँ ना दीदी, आप बेहोश हो गई थी। कैसे बेहोश हो गई थी? चक्कर आ गया था। कशिश ने इस पर बार बार अपनी पलकों को झपकाए और फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए उठ गई और बोली, शायद हाँ, चक्कर ही आया था। मैं सुबह वॉशरूम गई, तैयार होकर बाहर आई और पानी पीने के लिए ग्लास उठाया लेकिन ग्लास छूट गया हाथ से और मैं गिर गई। मैं बेड पर कब आए? कहने के बाद कशिश ने सवाल किया, मैंने तुम्हें बेड पर लेट आया है, आर्यन ने जवाब दिया। तो कशिश ने अपना सर उठाकर आर्यन को देखा और फिर फलक बोली, दीदी डॉक्टर को बुलाना है क्या? कशिश ने इस पर अपना सरना में हिला दिया तो उन्नति बोली, नहीं बेटा, एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेक करवा लेते हैं। कभी शादी की थकान में बीपी लो या ज्यादा हो गया होगा तो वह अपने दवाई दे देंगे ना तुम्हें, इसलिए फलक डॉक्टर को बुलाओ। कशिश ने वापस न किया तो फलक बोली, अरे दीदी चेक करवा लो, क्या पता प्रेग्नेंट हो। सबकी नजर फलक पर चली गई और कशिश हैरानी से फलक को देखने लगी तो उन्नति बोली, हर वक्त बस मुंह से बकवास निकलता है तेरे, शांति से डॉक्टर को बुला। और उसके बाद उन्नति कशिश से बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। कशिश ने गहरी सांस ली और फलक ने इंटरनेट से डॉक्टर का नंबर निकाला और फोन करने बाहर चली गई और 5 मिनट बाद कमरे के अंदर आए हो बोले, आधे घंटे में डॉक्टर आ जाएगी। आधे घंटे बाद एक 22 साल की लड़की वहां आए और सब हैरान हो गई कि 22 साल की लड़की डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किया और फिर उस लड़की ने सबको बाहर जाने के लिए कहा और कशिश का अकेले में इलाज किया।
थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला और सब अंदर आ गए और उसे डॉक्टर ने पूछा, उनके हस्बैंड कौन है। सब वापस हैरान थे कि इन्होंने हस्बैंड के बारे में क्यों पूछा, लेकिन सबने अपनी उंगली कार्तिक की तरफ कर दी और आर्यन ने अपने हाथों की मुठिया बना ली और वह डॉक्टर बोली, कंग्रेचुलेशंस सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कार्तिक के एक्सप्रेशन फिलहाल एक्सप्रेशन लेस थी, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी वाली बात आई कार्तिक के भाव बिल्कुल बदल गए और हैरानी ने उसके चेहरे पर जगह ले ली और वह हैरानी से कशिश को देखने लगा और कशिश भी हैरानी से कार्तिक को देख रही थी तो कभी आर्यन को देख रही थी और उन्नति ऋषि फलक अंतरा आर्यन हर किसी की नज़र कार्तिक के ऊपर थी। कार्तिक ने जब सबकी नज़रों को अपने ऊपर पाया तो बोला, मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऋषि ने डॉक्टर की फीस थी और उसे जाने के लिए कहा और फिर कार्तिक के पास आते हुए कहा, कार्तिक तेरे अंदर जरा भी सब्र नहीं है क्या, शादी से पहले लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। कार्तिक बोला, नहीं पापा, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उसने पक्का झूठ बोला है, कशिश प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। और फिर कार्तिक मन में बोला, हो भी सकती है, आर्यन और कशिश तो एक हो चुके हैं, कहीं सच में कोशिश के पेट में आर्यन का बच्चा। और फिर वो इरिटेशन में ही मन में बोला, ओह गॉड, एक चीज सुलझती नहीं कि दूसरी चीज आकर बिगड़ जाती है और यह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। कार्तिक को खामोश देखकर ऋषि ने कहा, मतलब कशिश सच में प्रेग्नेंट है और तुझे इस बारे में पता था। कार्तिक ने इस पर ना मैं अपना सर हिला दिया और बोला, मुझे अभी पता चला। और यहाँ कशिश हैरान थी कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और उसका पूरा का पूरा ध्यान आर्यन के ऊपर था, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो वह आर्यन की वजह से ही, क्योंकि उसके और कार्तिक के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। वो चाहती थी आर्यन को सब कुछ बताना और उससे बात करना चाहती थी और आर्यन उसी के साइड में बैठा हुआ था, लेकिन कशिश ने फील किया कि आर्यन की पकड़ जो उसकी बाजू पर थी वह ढीली हो रही है और वह आर्यन को हैरानी से देख रही थी। सब के सब कार्तिक को सुनाकर वहां से चले गए और अंतरा कशिश के पास आई और उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोली, जिसका डर था वह हो गया कशिश। और उसके बाद अंतरा वहां से रोते हुए चली गई। कार्तिक भी वहां से चला गया और आर्यन भी खड़ा होकर वहां से जाने लगा, लेकिन कशिश ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और आर्यन रुक गया और वह खड़ी हुई और तुरंत आर्यन के सीने से लग गई और बोली, अब तो शादी तोड़ दीजिए आर्यन, अब तो हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, आपका बच्चा है मेरे पास, अब तो छोड़ दीजिए इस जिद को, मैं आपकी कही हुई सारी बात भूल जाऊंगी पक्का, पर अब तो प्लीज अपना गुस्सा रहने दीजिए। और उसके बाद कशिश ने अपना सर उठाकर आर्यन को देखा, जिसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। आर्यन ने कशिश का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और बोला, यस, मुझे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो और कंग्रेचुलेशन, और तुम्हें अब अपना पूरा ध्यान रखना है। कशिश ने अपना सर हाँ में हिला और कहा, रखूंगी ना, लेकिन आप पहले जाकर सबको बोल दीजिए ना कि यह बच्चा कार्तिक। लेकिन कशिश आगे बोलते आर्यन ने कहा, कार्तिक का ही है। इतना भी क्या शक, इतना भी क्या कमजोर दिल और मोहब्बत की अब भी यकीन करने को ये दिल राजी नहीं है। कशिश बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आर्यन कि यह बच्चा कार्तिक का है, मैंने कहा ना कि मेरे और कार्तिक के बीच कुछ हुआ ही नहीं है, तो बच्चा मेरे पेट में कैसे आ सकता है, ये बच्चा आपका है। डॉक्टर बोलकर गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप और मैं एक बार नहीं दो बार एक हो चुके हैं, ये बच्चा आपका है। एसएस शुश। आर्यन ने अपनी होठों पर एक उंगली रखते हुए कशिश को तुरंत शांत किया और कशिश शांत हो गई और बस आर्यन को देखते रही। तो आर्यन ने आगे कहा, झूठ बोलना बंद करो कशिश, अब तो तुम्हारे पेट में तुम्हारा और कार्तिक का बच्चा है, उस बच्चे के लिए ही सच बोल दो। कशिश रोने लगी क्योंकि आर्यन उसकी बात अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था और आर्यन उसके बाद जाने लगा तो कशिश चिल्लाते हुए और रोते हुए बोली, अगर आपको भरोसा नहीं है तो अभी के अभी मेरा ब्लड लीजिए और लेकर जाए डॉक्टर के पास और मेरा पैटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह बच्चा आपका है, क्योंकि मुझे आपके अलावा किसी आदमी ने नहीं छुआ। कशिश के यूं चलने से आर्यन रुक गया और वो कशिश को हैरानी से देखने लगा और कशिश को ऐसा लगा कि आर्यन अब मान जाएगा, लेकिन आर्यन ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया और कशिश वहीं जमीन पर बैठकर बैठ के बल गई और रोने लगी। कशिश खुद से रोते रोते बोली, इतनी भी क्या कमजोरी मोहब्बत थी मेरी, जो बच्चे के बारे में जानकर भी मुझसे खफा होकर बैठ है। और कशिश रोती रही। कशिश रो रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा कि तभी किसी ने अपना हाथ आगे बढ़कर रुमाल उसकी साइड किया और कशिश ने जब वो रुमाल देखा तो उसे पटक दिया। उसे लगा आर्यन ही आया है। ठीक 10 सेकंड बाद ग्लास का पानी आया और कोशिश उसे भी साइड करने को हुई कि तभी उसका वह हाथ उस आदमी के दूसरे हाथ में पकड़ लिया और कशिश ने कर उठाकर देखा तो कार्तिक था।
कार्तिक ने कहा, अपना गुस्सा अपनी तकलीफ पानी पर निकालना अच्छी बात नहीं होती है, ड्रिंक इट। कशिश ने अपना सर अपना में हिला दिया तो कार्तिक अपने घुटने पर आया और फिर अपने हाथों से कशिश को जबरदस्ती पानी पिलाने रखा और कशिश ने पानी पी लिया और उसके बाद कार्तिक ने कशिश की चेहरे को ऊपर उठाया और उसके आंसू को साफ किया और कहा, क्योंकि तुमने आर्यन को बताने की कोशिश, जब तुम्हें पता है कि वह नहीं मानने वाला। कशिश उसे देखते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि बच्चे की बात भी नहीं मानेंगे। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, कशिश, जब विश्वास टूट जाता है ना तो वह हर चीजें टूट जाता है। कितना भी गहरा रिश्ता याद दिलाने की कोशिश क्यों ना करो, विश्वास टूटा ही रहता है और अगर जुड़ भी गया तो वह दरार तुम्हें दिखेगी ही दिखेगी, तो बेहतर होगा कि वह रिश्ता कभी जोड़ने की कोशिश मत ही करो। कशिश अभी भी हो रही थी और कार्तिक ने उसे उठाया और बेड पर बैठा दिया और कशिश ने उसके कंधे पर अपना कर रख दिया और कहा, मेरे पास आर्यन का बच्चा है, ये सब जानती हुई भी आपके साथ कैसे शादी करूं? कार्तिक ने कहा, वैसे ही जैसे पहले कर रही थी और अच्छा है ना, अब कोई मुझ पर और तुम पर बच्चों का बोझ नहीं डालेगा। शादी के बाद बच्चा आ ही रहा है हमारी जिंदगी में, शायद भगवान हमारी लाइफ को थोड़ा स्मूथ करना चाहता था। भगवान शायद चाहता था कि हम इतना सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारी जिंदगी से बोझ हल्का कर दे, इसलिए ये बच्चा हमारी जिंदगी में आ गया ताकि बच्चे को पिता का और माँ का प्यार मिले और जबरदस्ती हम दोनों को एक दूसरे के करीब ना जाना पड़े। कशिश ने उस पर कार्तिक को देखा और कहा, क्या आप ये जानते हुए भी कि आपका दोस्त का बच्चा है, आप इसे पिता का प्यार देंगे, पिता का नाम देंगे? कार्तिक ने इस पर कशिश को देखा और कहा, हाँ, मैं ये जानते हुए भी कि यह बच्चा मेरा ना होकर मेरे दोस्त का है, मैं इसे पिता का प्यार भी दूंगा और अपना नाम भी दूंगा और अगर दुश्मन का बच्चा भी होता ना तो भी मैं एक्सेप्ट करता, क्योंकि गलती दुश्मन की थी, दुश्मन के बच्चे की नहीं, तो जबरदस्ती सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर क्यों डालना। इसीलिए टेंशन मत लो, ये बच्चा है ना लिटिल सिंह रंधावा, इसे मेरा नाम मिलेगा। कशिश इस पर हल्का सा मुस्कुरा दे कि तभी कमरे में फलक आए और बोले, अरे क्वालिटी टाइम हो गया हो तो चले, हल्दी है आज आप दोनों की। दोनों ने अपना सर हिलाया और कार्तिक अपने कमरे में चला गया और फलक ने कशिश को रेडी होने में हेल्प किया और फिर उसे संभाल कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और सबके साथ ले आए। कशिश ने उन्नति से कहा, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे आंटी? उन्नति ने कहा, हाँ जरूर कर सकती हो, और हाँ, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ माँ, इसीलिए माँ बुलाओ। कशिश इस पर मुस्कुराई और बोली, कोशिश करूंगी माँ बोलने की। उन्नति बोली, हाँ तो बोलो, क्या रिक्वेस्ट थी? कशिश बोली, वह मैं ये चाहती थी कि मेरी प्रेगनेंसी की बात बाहर किसी को ना पता चले प्लीज। उन्नति इस पर बोली, ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगी। थोड़ी देर बाद औरतों का आना शुरू किया और उन सब ने कशिश को और कार्तिक को हल्दी लगाने शुरू करे। पहले हल्दी कार्तिक को लगती थी और फिर उन्हें हाथों से जितनी हल्दी बच्चा जाती थी उसे कशिश के गालों पर लगाया जाता था। कशिश और कार्तिक एक ही साथ बैठे हुए थे, बस उन दोनों के बीच में पीले रंग का नेट का पर्दा लगा हुआ था। वह दोनों आसानी से एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन फिर भी पर्दा रखना जरूरी था, इसीलिए वह नेट का पर्दा वहां यूज किया हुआ था। कार्तिक को लगभग हल्दी लग गई थी और अब सारी औरतें कशिश के पास थी और सभी औरतों ने खीर बनाकर कशिश को घेर लिया था और कशिश को सफोकेशन सी होने लगी थी, क्योंकि हवा आने का कोई भी रास्ता किसी ने नहीं छोड़ा था और हर कोई बार बार कोशिश के चेहरे के पास आकर, उसके पैरों के पास आकर, उसके हाथों पर, उसके पेट पर हल्दी लग रहा था और कशिश को काफी अजीब लग रहा था और उसका कर भी घूम रहा था, इसीलिए उसने अपना सर पकड़ लिया और जब फलक ने ये देखा तो वह उसके पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ भाभी, आप ठीक है ना? उन्नति इस वक्त कार्तिक के पास बैठी थी और जब उसने फलक की ऐसी आवाज सुनी तो वह जल्दी से पर्दे के दूसरी तरफ आई और उसने भी कशिश को पकड़ लिया, जो कि सफोकेशन की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी और उसे घुटन हो रही थी। और उन्नति ने उसे पढ़ते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? कशिश ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे के पास हवा की और धीरे से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, घुटन, घुटन, मुझे सफोकेशन हो रही है। एक औरत बोली, अरे कोई बात नहीं, होती है, शादी है ना इसलिए। और इसके बाद वह औरत आगे बढ़ने लगी तो उन्नति में उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था और बोली, बस बहुत हो गई हल्दी, और हल्दी नहीं होगी। जब तबीयत खराब है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, और वैसे भी हल्दी लग गई है और आप सब आए उसके लिए थैंक यू। वो औरत वहीं रुक गई और पीछे हट गई। उन्नति ने फलक को कशिश को ठीक से संभालने के लिए कहा और फिर खड़ी होकर बोली, आप सब ने इस हल्दी में हमारा साथ दिया उसके लिए शुक्रिया। बाहर गार्डन में नाश्ता तैयार है, चलिए चलकर नाश्ता करते हैं। सारी औरतें चलने लगे और उन्नति को उनके साथ जाना था और उसने जाने से पहले फलक से कहा कि वो कशिश को संभालकर कमरे तक लेकर जाए।
उन्नति के जाते ही कार्तिक ने वो पर्दा हटा दिया और वो कशिश के पास आया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया और कशिश लगभग बेहोशी के हाथ में चली गई थी सफोकेशन की वजह से, लेकिन सबको यही लग रहा था कि प्रेगनेंसी की वजह से ये सब हुआ है। थोड़ी देर में औरतों को खाने का बोलकर उन्नति कशिश के कमरे में आ गई और फिर उसके पास बैठे हुए बोली, कोई बात नहीं होता है, पहली प्रेगनेंसी है और पहला महीना है और ऊपर से इतनी कम उम्र में है तो ये बहुत नॉर्मल है। उन्नति ने ये कहा तो फलक ने कहा, आप ऐसा कैसे मैं कह सकती हो कि कम उम्र है इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। उन्नति फलक को बोली, तू तो रहने ही दे फलक, तुझे नॉर्मल डॉक्टर को फोन करने के लिए बोला था, तूने गाइनो को बुला लिया, रहने दे तू। कार्तिक इस बार फलक की साइड लेते हुए बोला, एटलीस्ट इसके गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाने की वजह से हमें पता तो चला कि कशिश प्रेग्नेंट है। उन्नति इस पर कुछ नहीं बोली और फिर फलक बोली, वैसे आप इतना रिलैक्स होने के लिए क्यों कह रही है कशिश दीदी को? उन्नति इस पर फलक को देखते हुए बोले, जैसे मैं तो कभी माँ बनी नहीं, तुम दोनों तो आसमान से टपके हो ना, मैंने तो तुम्हें अपने पेट पर रखा ही नहीं। मैं 19 साल की थी जब कार्तिक पैदा हुआ था और 22 साल की थी जब तू आई थी। उन्नति बोली, मुझे पता है और मुझे भी मेरी सास ने कहा था कि शुरुआती दिनों में और पहली प्रेगनेंसी में स्पेशली बहुत तकलीफ होती है और बहुत संभाल कर रहना पड़ता है। कशिश डर गई और बोली, मतलब मुझे फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा? ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगी। उन्नति बोली, नहीं तुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे टाइम पर मेरी सास आंगनवाड़ी जाती थी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाती, मैं तेरे साथ सारा टाइम रहूंगी, तू टेंशन मत ले, तुझे बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। कशिश इस पर मुस्कुरा दे और फिर फलक बोली, हाँ अब ये बात छोड़ो और यह डिसाइड करो कि आज के संगीत में क्या क्या होगा और कैसे होगा। मैंने तो ड्रेस डिसाइड कर ली कि मुझे क्या पहनना है। उन्नति इस पर तुरंत फलक की बात को काटते हुए बोली, नहीं कोई संगीत नहीं होने वाला है। देख लिया ना कि थोड़े से हल्दी के टाइम में क्या हो गया और संगीत में इतना लाउड म्यूजिक होगा। इतनी हैवी गहने और वो गाउन खरीदा था, इतना हैवी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि यह कोई भी बोझ अपने सर पर ले। नहीं कोई संगीत नहीं होने वाला है, तो मैं अगर डांस करना तो अपने कमरे में डीजे बजा कर की डांस कर लो और अपने दोस्तों को बुला लो भले, पर कोई संगीत का फंक्शन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे पापा को बोलकर कैंसिल करवा रही हूँ, कल सीधा डायरेक्ट शादी हो गई और कल रात जो रिसेप्शन पार्टी होगी उसमें भी लोगों को कम करवा रही हूँ मैं। फलक का मुंह बन गया और उसने कार्तिक को देखा तो कार्तिक ने भी कहा, मैं इस पर माँ की साइड हूँ, सॉरी पर मैं भी नहीं चाहता कशिश की हालत को देखकर कि संगीत हो। फलक का मूड ऑफ हो गया तो कशिश ने कहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा संगीत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा तो एडजस्ट सबको करना पड़ता है, मैं भी कर लूंगी, पर फलक का मूड मत ऑफ कीजिए, अगर उसे संगीत का इतना मन है तो। फलक इस पर मुस्कुराई और बोली, नहीं भाभी, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे हम संगीत, और वैसे भी अभी मेरा एक भाई शादी में बचता है, आर्यन भाई। जब आर्यन भाई की शादी होगी ना तब तो मैं बिल्कुल भी कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ूंगी कि संगीत हो ही ना, मैं सारे फंक्शंस एंजॉय करूंगी। अभी तो वह नहीं है, कंपनी गए हैं और अंतरा दीदी भी आज नहीं थी हल्दी के टाइम पर कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। कशिश मुस्कुरा दे। रात का वक्त, हर कोई इस वक्त अपने कमरे में सो रहा था और रात के 11:30 बजे किचन में कार्तिक अपने लिए कुछ बना रहा था और किचन से आए आवाज की वजह से उन्नति की नींद खुल गई और वह अंगड़ाई लेते हुए उबासी लेते हुए जब किचन में आए तो हैरान हो गए, बोली, कार्तिक तू किचन में क्या कर रहा है? कार्तिक घबरा गया और सोचने लगा कि क्या बोले और फिर वह झूठ बोला, वो माँ मुझे ना, कशिश ने कहा कि उसे ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे हलवा खाना है, इसलिए उसके लिए सूजी का हलवा बना रहा था रेसिपी बुक से देखकर। उन्नति हैरान हो गई और बोली, मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन पहले ही दिन मूड स्विंग्स, ये कुछ अजीब नहीं है और तूने सही से बनाया है ना, मुझे बोल देता मैं बना देती हूँ उसके लिए हलवा, कभी खराब ना कर दिया हो तूने, और चीनी ही डाली है ना, कभी नमक डाल दिया हो। कार्तिक इस पर कड़ाई उन्नति को दिखाते हुए बोला, नहीं मैं चीनी डालिए चाहे तो आप टेस्ट कर सकती हैं। उन्नति ने इस पर कार्तिक के पास आई और चम्मच से उसने हल्का सा हवा टेस्ट किया तो सच में स्वाद अच्छा था और वो बोली, कमाल है, सच में बहुत अच्छा हलवा बनाया तूने, मीठा भी ठीक ठाक है, और पता होता कि तू कुक बन जाएगा बीवी के लिए तो मैं पहले तेरी शादी कर देती। कार्तिक इस पर बस मुस्कुरा दिया और फिर बोला, आपको खाना है, मैं आपके लिए कटोरी में डाल दूं। उन्नति बोली, नहीं, मेरे लिए निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मन नहीं है फिलहाल मीठा खाने का, कशिश के लिए निकालो और चलो।
कार्तिक ने इस पर कटोरी में हलवा निकला और फिर उसे लेकर जाने लगा तो उसके साथ उन्नति भी चलने लगे, जिसे देखकर वो बोला, आप भी कशिश के पास जा रहे हैं? उन्नति कार्तिक के साथ सीढ़ियां चलती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं जा सकती। कार्तिक इस पर तुरंत बोला, नहीं नहीं जा सकती हो ना, चलो। कार्तिक खुद से बोला, फंस गया बेटा, ये हलवा तूने खुद के लिए बनाया था ना कि कशिश के लिए, और अब ये सारा का सारा हलवा कशिश खाएगी, मैं नहीं। क्या बड़ा झूठ बोला है तूने, कितना मन था मेरा हलवा खाने का। आज हल्दी के टाइम पर हलवा कितना गंदा बनाया था उन हलवाइयों ने, मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया, और अपने लिए बनाया वह भी मुझे नहीं मिलेगा। और फिर वह कार्तिक चलते चलते अपनी किस्मत को और हवा न मिलने के दुख में गालियां बक रहा था। अगले दिन सुबह का वक्त पैलेस को महल की तरफ सजाया जा रहा था, क्योंकि शाम के 4 बजे शादी थी और फिर रात को 8 बजे रिसेप्शन पार्टी। अंतरा भी सबके साथ लगी हुई थी हर एक चीज को सजाने में, और वह जब थक गई तो एक जगह पर बैठ गई और उसने पानी पी लिया, लेकिन उसका जैसे मन नहीं लग रहा था ये शादी में। फलक उसके पास आई और बोली, बहुत थक गए ना, शादी के बाद में तो 2 दिन के लिए बिल्कुल बेड पर गिर जाऊंगी सोने के लिए, उठूंगी ही नहीं। अंतरा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर उन्नति भी आकर बैठ गई और थोड़ी सी सांस लेने लगेगी, तभी उसकी नजर अंतरा के चेहरे पर भी जो कि खुश नहीं था। उन्नति ने अंतरा से सवाल किया, क्या हुआ अंतरा, तुम खुश नहीं लग रही। अंतरा ने इस पर कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक हूं। उन्नति ने कहा, तो तुम उदास क्यों हो, जबकि आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए था, तुम्हारी बहन की शादी है। ये सुनते ही अंतरा उदास हो गए और बोली, हाँ खुश होना चाहिए। उन्नति ने कहा, तो क्या हुआ। अब अंतरा क्या बताती कि उसे कशिश और कार्तिक की शादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। कुछ नहीं, बस वह आज कशिश की शादी है और मुझे मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही है। उन दोनों का सपना था हम दोनों की शादी करना और हमारी शादी में शामिल होना, हम दोनों को आशीर्वाद देना, और वो सब कुछ अधूरा रह गया, इसलिए अधूरा अधूरा सा लग रहा है आज। उन्नति ने इस पर अपना सर झुका लिया, क्योंकि जो हमला उस पर और ऋषि पर होने वाला था वो हमला गरिमा और राघव पर हो गया था, इसलिए वो उठकर अंतरा के पास आए और उसका सर पड़ते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। माँ, तुम मुझे अपनी माँ बोलो, आंटी मत बोलो। तो अगर तुम मुझे माँ बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अंतरा इस पर उन्नति को देखने वालों की, तभी उन्नति ने ऋषि से कहा, देख लीजिए, मुझे माँ नहीं बोल रही है ये। ऋषि इस पर आगे आया और कहा, हम तुम्हारे मम्मी और पापा हैं, और उसी दिन से हैं जब से तुम दोनों बहनें घर में आई थी। हम ऐसे ही कोई एहसान करके तुम दोनों को यहाँ नहीं लेकर आए थे, तुम दोनों डिजर्विंग थी इसीलिए लेकर आए थे। बचपन के लिए अंतरा को सच में उन्नति और ऋषि में राघव और करीमा का चेहरा दिखाने लगा, और फिर उसने उन्नति को गले लगा लिया। शाम का वक्त कशिश दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी और अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और अपने फोन को लेकर बैठे हुए थे जिसमें आर्यन की फोटो थी। वो आज 2 बार आर्यन के कमरे में चक्कर काट आई थी, लेकिन आर्यन आज वहां नहीं था। वो सुबह से ही उसे कहीं नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इस तरीके से बिना बताए कहाँ चला गया, जबकि अब शादी का टाइम था और उसको वहां होना चाहिए था। थोड़ी देर में फलक और अंतर वहां आ गई और कशिश से बोली कि चले, पंडित जी आ गए हैं और उन्होंने विधियों को भी शुरू कर दिया है, उन्होंने कशिश को बुलाया है। कशिश ने अपना सर हमें हिलाया और खड़ी हो गई और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह शादी गलत है। यह शादी का कोई मतलब ही नहीं है, यह शादी कुछ है ही नहीं। उसका दिल जोरों से आवाज से कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इसीलिए वह बस अपने कदम आगे बढ़ाया जा रही थी और वह सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसे वहां पर गीत और प्रेम ही मिले और दोनों ने उसे कांग्रेट्स किया। कशिश मुस्कुरा दे और फिर वह कार्तिक के पास जाकर बैठ गई। कशिश की नजरें सामने थी गेट पर, जिस पर कार्तिक ने उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर कहा, मत देखो उधर, कोई फायदा नहीं है और अच्छा है ना कि वह यहाँ नहीं है, वरना तुम शादी नहीं कर पाती। कशिश में इस पर अपनी नम आंखों से कार्तिक को देखा और बोली, लेकिन होना चाहिए था। कार्तिक ने धीरे से कहा, मोहब्बत तो वह तुमसे आज भी बहुत करता है, इसीलिए तो तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख पा रहा, और अच्छा है कि वह या नहीं है, वरना तुम मेरी नहीं हो पाती। पंडित जी ने आगे की विधि शुरू करें और धीरे धीरे शादी आगे बढ़ती रही, और फिर पंडित जी ने अंतरा से कहा कि वह वर वधू के कान में उन्हें आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दें। अंतरा अपना लहंगा संभालकर कशिश और कार्तिक के पास गए और उनके बीच में आ गई, और फिर उसने कशिश के कानों में कहा, मैं चाहती हूँ कि तू जिंदगी भर खुश रहे, और अगर तुझे शादी नहीं चाहिए तो मुझे बोल दे, मैं तेरी मदद करने के लिए आज भी तैयार हूँ।
कशिश ने इस पर अंतरा को हैरानी से दिखाओ कहा, पर मुझे तेरी इस बात में कोई मदद नहीं चाहिए। अंतरा इस पर कुछ नहीं बोले और वह कार्तिक की तरफ गई और बोली, कैसा लग रहा है? मेरी बहन मिल गई, थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा, जिसका रेप किया उसको अपना बना लिया। पर कोई बात नहीं, अच्छा है ना, कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई बोलेगा नहीं कि तुम रेपिस्ट हो, पर मैं हर दिन हर वक्त बोलूंगी यू आर रेपिस्ट, यू आर ए रेपिस्ट। कार्तिक को वापस अंतरा के ऐसे बोलने पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अंतरा को देखा और कशिश गुस्से से बोली, अगर तुझे यही बोलना है तो खड़ी हो जा। अंतरा ने कशिश की बात मान लिया और कहा, जैसा मेरी बहन बोलेगी मैं करूंगी। अंतरा खड़ी हो गई। कार्तिक गुस्से से मन में बोला, आज तुम्हें वह सजा मिलेगी अंतरा, इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं रेपिस्ट हो ना तो ठीक है, रेपिस्ट ही सही। अंतरा कार्तिक और कशिश से दूर जाकर खड़ी हो गई और कार्तिक और कशिश की शादी शुरू हुई। पंडित जी ने कुछ देर बाद दोनों को शेरों के लिए खड़ा किया और वो दोनों खड़े हो गए और धीरे धीरे फेरे लेने लगे। फेरे हो जाने के बाद दोनों अपने आसन पर वापस बैठ गए और पंडित जी ने कार्तिक को सिंदूर की डीपी और मंगलसूत्र दिया और कार्तिक ने पहले सिंदूर कशिश की मांग में भारत और फिर मंगलसूत्र से पहनाया और कशिश की आंखों से बूंद निकालकर उसके हाथों पर गिरने लगी। कार्तिक हल्का सा कोशिश के गले के पास झुका हुआ था उसे मंगलसूत्र पहनने के लिए और उसे वक्त वह सीन याद आ रहा था जब उसने अंतरा को आर्यन का दिया हुआ वह लॉकेट पहनाया था। उसकी भी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने उन आंसुओं को आंखों में ही रहने दिया, उन्हें उसने नहीं निकला, लेकिन कशिश की दोनों आंखों से आंसू धीरे धीरे बहे जा रहे थे। पंडित जी ने उसके बाद दोनों को खड़ा किया और कुछ वचन थे उन्हें दोहराने के लिए कहा और धीरे धीरे दोनों ने उन वचनों को दोहराया। सबसे पहले अपना वचन कशिश ने किया, वादा करती हूं कि कभी आपको नहीं छोड़ूंगी, आप तक किसी तकलीफ को आने नहीं दूंगी, आप पर आने वाली हर बला को मुझसे गुजरना पड़ेगा, मैं आपकी ढाल बनूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी कशिश कार्तिक सिंह रंधावा आपसे जिंदगी भर प्रेम करने की शपथ लेती हूं। कशिश का दिल ही जानता था कि अपने नाम के आगे कार्तिक सिंह रंधावा लेते वक्त उसका दिल के कितने टुकड़े हुए थे। कशिश के वचन के बाद कार्तिक ने भी अपना वचन दोहराया, वादा करता हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा आने नहीं दूंगा, खुद की बुरी परछाई से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें हमेशा अपने साथ लेकर चलूंगा, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा अर्धांग कार्तिक सिंह रंधावा तुमसे जिंदगी भर प्रेम करने की शपथ लेता हूं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना वचन लिया और एक दूसरे को देखने लगे और सब ने उन पर फूलों की बरसात कर दी। उसके बाद दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और शादी निर्विघ्न पूर्व संपन्न हुई और उसके बाद फलक कशिश को लेकर सीधा कशिश के कमरे में गई। फलक कशिश के लिए खाना वही लेकर आई और फिर कशिश ने उसे खा लिया क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद कशिश को रिसेप्शन पार्टी के लिए भी रेडी होना था और यह हद से ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए फलक जल्दी से कशिश के लिए कुछ खाने के लिए ले आई थी ताकि उसे ज्यादा परेशानी ना हो। फलक कशिश से बोली, आप अच्छे से खा लीजिए भाभी, ताकि आपकी और बेबी की भूख अच्छे से पूरी हो जाए। कशिश मुस्कुराए और खाने लगी कि तभी उसे आर्यन याद आया और उसने यूं ही फलक से सवाल कर दिया, वैसे मुझे शादी में कहीं भी आर्यन नजर नहीं आए, वो कहाँ है, वो कंपनी में गए हैं क्या? फलक इस पर बोली, पता नहीं भाभी, शायद चली भी गई हो, लेकिन आज के दिन वो कंपनी क्यों गए होंगे मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे आज पूरे दिन कहीं नहीं दिखे और वो कल भी नहीं थे शाम के वक्त घर पर, पता नहीं कब गए घर से और अभी तक नहीं आए हैं। कशिश नहीं इस पर ज्यादा सवाल नहीं करना, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि आर्यन उसे पिछले 24 घंटे से नहीं दिखा था और कि पहली बार था प्यार करने के बाद कि आर्यन उसे 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी ना दिखा हो। कशिश ने खाना खाया और फलक उसकी झूठी प्लेट लेकर चली गई और उसके बाद वो उठी और टहलने लगी। उसे उस लहंगे में इरिटेशन से हो रही थी लेकिन फिर भी उसने उसे पहने रखा और फिर उसने सोचा कि एक बार कार्तिक से मिलने, इसीलिए वो कार्तिक के कमरे के पास गए, लेकिन कार्तिक के कमरे का दरवाजा बंद था इसीलिए उसने वहां जाना कैंसिल किया, लेकिन तभी उसे कमरे से कुछ आवाज आने लगी। कमरा पूरा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था, इसलिए अंदर से आवाज आ रही थी। कशिश ने अपना हाथ दरवाजे पर लगाया और उसे खोल दिया तो अंदर का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि कार्तिक ने गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया था। इस वक्त कार्तिक के हाथ में एक कांच का वास था जो वह तोड़ने जा रहा था और अगर वो टूटा तो उसके कांच के टुकड़े जमीन पर तो भी करते ही, लेकिन कार्तिक के हाथ में और शायद कहीं और भी छुप सकते थे, इसीलिए उसके पास गए और कार्तिक का हाथ जो उस वास को लिए ऊपर की तरफ उठ चुका था और नीचे की तरफ जोरों से आ रहा था,
कशिश ने आगे जाकर उस हाथ को रोक लिया जिस पर कार्तिक बिल्कुल रुक गया और उसने कशिश को गुस्से भरी नजरों से देखा तो एक पल के लिए कशिश भी सहन गई लेकिन उसने कार्तिक का हाथ नहीं छोड़ा। कार्तिक को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी इस गुस्से में कशिश से कहा, लीव माई हैंड कशिश। कशिश ने अपना सरना मिलाया और कहा, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ। कार्तिक ने बिल्कुल नहीं बताया। कशिश का हाथ झटक दिया और कहा, अपने कमरे में जाओ और अपने काम से मतलब रखो, समझी। सिर्फ शादी हुई है हमारी, असल में मैंने तुम्हें अपनी कभी पत्नी माना है और न मानने वाला हूँ। और उसके बाद कार्तिक ने कशिश की कलाई को पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर खड़ा कर दिया और दरवाजे को उसकी नाक पर बंद कर दिया। आज जो कार्तिक कशिश को फिलहाल दिखा था वह अलग था, जो इतने दिनों से उसके साथ था और वो समझ रही थी कि कार्तिक ऐसा क्यों है। अंतरा ने कार्तिक को बार बार रेपिस्ट बोलकर इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि कार्तिक अपना होश खो चुका था। खैर वो वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर में फलक कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ उसके पास आई और पहले उसका लहंगा रिमूव करने में उसकी हेल्प करी और फिर उसने रिसेप्शन के लिए ड्रेस पहने। ये भी लहंगा था पर गनीमत थी कि यह लहंगा इतना हैवी नहीं था जितना हैवी उसकी शादी का लहंगा था। लाइट मेकअप के साथ और ओपन हेयर के साथ कशिश को तैयार किया गया और कुछ देर बाद रिसेप्शन पार्टी के लिए उसे और कार्तिक को बुलाया गया। सारे मेहमान आए, उन सबके साथ फोटोज क्लिक करवाए और उन सबको वेडिंग की ब्लेसिंग थी और गिफ्ट दिए। लेकिन अंतरा वो एक ही गिफ्ट दे रही थी, टैग दे रही थी, रेपिस्ट का, जिसने अब कार्तिक को मजबूर कर दिया था कि वो अंतरा के साथ कुछ ऐसा कर दे जिस पर कभी अंतरा उसके उस हरकत को भूल ना जाए। आर्यन इस रिसेप्शन पार्टी पर भी नहीं था और बार बार कशिश की नजरें गेट पर थी, ये जानने के लिए कि आखिर आर्यन चला कहाँ गया। उसने तैयार होते हुए बहुत बार आर्यन को कॉल किया था लेकिन आर्यन ने उसका फोन नहीं उठाया था। थोड़ी देर बाद अंतरा भी फोटो क्लिक करने के लिए आई और उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। इस बार अंतरा ने इतना धीरे कार्तिक से कहा कि कशिश को सुनाई ना दे, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, प्लीज 9 महीने उससे दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम हो। अभी केस नहीं किया है लेकिन आगे कर सकती हूँ। बस एक बार मेरी बहन तुम्हें छोड़ दे फिर तुम जैसे रेपिस्ट को सलाखों के पीछे मैं पहुंचाऊंगी। कार्तिक ने इस पर अंतर को देखा और धीरे से कहा जिसे कशिश ना सुन सके, बिल्कुल, अब मैं सलाखों के पीछे भी चला गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा ये रेपिस्ट का टैग मैं बहुत जल्द सही करने वाला हूँ। सारे मेहमान आ रहे थे और एक ने कार्तिक से कहा, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है और बहुत समझदार है। आप दोनों की यह जोड़ी हमेशा सलामत रहे और जल्द से जल्द आपके घर में एक नन्हा मेहमान है, मैं उसकी कामना करता हूँ। दोनों ने स्माइल कर दिया और उसके बाद दोनों खाना खाने चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब में आर्यन अपने आदमियों के साथ था और एक आदमी के साथ मीटिंग कर रहा था और आर्यन के हाथ में शराब की गिलास थी और उसने उससे पहले ही 4-5 पर शराब को पी लिया था। वो एक मीटिंग कर रहा था बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर और वह आदमी आर्यन के कहने पर वहां आया था। वो जानता था कि अगर वह आर्यन की बात टाल दिए तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा किंग, इस प्रोजेक्ट पर इसी तरीके से काम किया जाएगा और आप टेंशन मत लीजिए, इस इलीगल वर्क के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। आर्यन ने शराब की एक घूंट लेते हुए कहा, और पता चलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर पता चला तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। वो आदमी उठाओ जाने लगा कि तभी उसने आर्यन से यूं ही सवाल कर दिया, वैसे आपके दोस्त कार्तिक सिंह रंधावा की आज शादी है, आप शादी में नहीं गए? आर्यन इस पर कुछ पल के लिए रहा और उसके बाद उसने अपनी गन को निकाला और उसके साथ खेलते हुए कहा, मेरा दोस्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मुझे मतलब होना चाहिए, तुझे नहीं, इसीलिए शांति से चला जाए, कभी तेरी लाश जाए। वो डर गया और चला गया लेकिन आर्यन के दिमाग में शादी की बात छोड़ गया। वो पिछले दिन ही घर से निकल गया था क्योंकि उसे शादी नहीं देखनी थी। वो कशिश को कैसे किसी और का होते हुए देख सकता था और वह भी उसका, जो उसका खुद का दोस्त था और उसका खुद का दोस्त उसकी मोहब्बत की बहन से प्यार करता था। आर्यन ने अपनी एक आदमी से कहा, डॉक्टर से बात हो गई? आर्यन के आदमी ने जवाब दिया, हाँ सर हो गई है, उन्होंने कहा है कि कल दोपहर तक आ जाएगी रिपोर्ट। आर्यन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती डॉक्टर के परिवार को अपने पास ही रखना है, कभी भावुक होकर उसके परिवार को उसे सौंप दो। आर्यन के आदमी ने अपना सर हाँ में हिलाया और आर्यन ने अपना फोन निकाला और उसे खोल दिया। उसमें वॉलपेपर में कशिश की ही फोटो थी और उसने उस तस्वीर को अपने सीने से लगाया और कहा, बस कुछ देर और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बेबी स्वीट कॉर्न, सब कुछ
बस एक बार यह रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जितने भी के गिले और शिकवे हैं सब मिटा दूंगा सब। और अगर मुझे कोई सजा देना चाहती हो तो दे सकते हो, मुझे मंजूर होगी, बस रिपोर्ट मेरे मुताबिक आनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रिसेप्शन पार्टी भी ओवर हो रही थी और बस कार्तिक ईस के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। कशिश अब तक रही थी, इसीलिए अंतरा और फलक उसे लेकर उसके कमरे में गए और फिर उसके कपड़ों को रिमूव करने में उसकी हेल्प करी और फिर उसे सुला दिया। उसके बाद वो दोनों भी अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। फलक अपने कमरे में चली गई और अंतरा बस अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसकी कलाई को कार्तिक ने पकड़ लिया और उसने मुड़कर देखा तो कार्तिक था और वह नॉर्मल होते हुए बोले, वह आप हैं जीजा जी, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। वैसे आपको अजीब लग रहा होगा ना कि आपकी बीवी आपके कमरे में नहीं है, आज रात थक गई है ना, और आज रात अभी कमरे में होती पर सुहागरात भी थी आपकी और वह आप कर नहीं पाते पूरी, बस इसीलिए उसे उसके कमरे में छोड़ दिया, कल से आपकी बीवी आपके कमरे में। कार्तिक ने गुस्से से अंतरा की कलाई को मजबूती से पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, किसने कहा कि सुहागरात अधूरी है, मैं करूंगा ना पूरी, और वैसे भी सुहागरात दिल से उसके साथ मनाई जाती है जिससे मोहब्बत की जाती है, और मैंने कब तुम्हारी बहन से मोहब्बत की जो उसके साथ सुहागरात मनाने के दिन रात सपने देखूंगा। सुहागरात तो मैं अपनी मोहब्बत के साथ ही बनाऊंगा और ऐसी यादगार सुहागरात बनाऊंगा कि मोहब्बत को वो अपने 7 जन्मों तक याद रहेगी। क्या मतलब? अंतरा ने हैरानी से कहा। तो कार्तिक अब उसे अपने कमरे की तरफ ले जाता रहा तो अंतरा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक की पकड़ी मजबूत ज्यादा थी और वह उसे लेकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद किया और अंतरा को सीधा बेड की तरफ फेंक दिया। हैप्पी सुहाग रात मार्शमेलो। कार्तिक अंतरा की तरफ पलटा और अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। कार्तिक की बात सुनकर अंतरा बिल्कुल हैरान हो गई थी और वह हैरानी से और कार्तिक को देख रही थी जो कि अपनी शर्ट के बटन को खोल रहा था, और वह बेड पर ही पीछे होते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और यह क्या कर रहे हो? और उसके बाद अंतरा उठे और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सॉरी, पर आज की रात तुम यहां से जा नहीं सकती। अंतरा ने इस पर हैरानी से कार्तिक को देखा और उसका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए बोली, मुझे छूना मत, तुम ये राइट खो चुके हो। कार्तिक इस पर मुस्कुराया और अंतरा के पास आ गया और अपनी शर्ट को पूरी तरीके से उतरते हुए अंतरा की कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब करते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? शादी को इतना वक्त हो गया लेकिन करीब नहीं आया तुम्हारा बिल्कुल भी, लेकिन आज मन कर रहा है कि आ जाऊं। अंतरा के आगे छोटी हो गई और बोली, वापस शराब पीकर आए हो? कार्तिक ने इस पर बिल्कुल उसे अपने करीब कर और चिपका दिया और उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, नहीं, आज कोई नशा नहीं, लेकिन फिर भी नशा है, तुम्हारा नशा। और फिर उसने अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आया, जिस पर अंतरा बार बार उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसे आजाद नहीं किया और उसके ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे शांत किया। यह एहसास लगभग अंतरा अपनी जहन से मिटा चुकी थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि कार्तिक अब कशिश का हो चला है। कार्तिक ने लगभग 15 मिनट तक उसे पैशनेट किस किया और फिर उसके चेहरे से अपना चेहरा मिलते हुए कहा, सपोर्ट मी, और फिर उसकी ड्रेस को उसके कंधे से सरकाकर अपने होठों को वहां पर रख दिया। अंतरा की सांस बिल्कुल अटक गई और उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई और उसने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक उससे दूर नहीं हुआ और दूसरी साइड से भी उसके ड्रेस को नीचे किया और वहां भी अपने होंठ रख उसे किस करना शुरू किया। अंतरा अभी भी उसे अपने आप से दूर करना चाहती थी, लेकिन कार्तिक ने उसके बाद उसकी ड्रेस को उसकी बॉडी से बिल्कुल निकाल दिया और अपने भी बचे हुए कपड़े अपनी बॉडी से अलग कर दिए और अब वो अंतरा के ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी बहन के साथ छोड़ो मुझे। अंतरा ने कार्तिक को खुद से दूर करने की कोशिश की और जैसे ही शादी वाली बात कार्तिक की कान में पड़ी उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया और उसने आप अंतरा के साथ वाइल्ड होना शुरू किया। उसने अपने भी कपड़े निकाल दिए और फिर अंतरा के चेहरे के पास जाते हुए बोला, मैं रेपिस्ट हूं ना, तो अब देखो कि एक रेपिस्ट क्या करता है। और उसकी बात अंतरा को बिना वार्निंग दिए कार्तिक अंतरा में समाया और अंतरा की जोरों से चीख निकल गई। अंतरा की आंखों से आंसू निकल गए और वो चिल्लाने लगी और कार्तिक को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना वो कार्तिक को खुद से दूर करने की कोशिश करती कार्तिक उससे ज्यादा वाइल्ड होकर उसके साथ लव मेक करता। अंतरा कुछ ही देर में बेजान हो गई थी, लेकिन कार्तिक नहीं रोका। वो उसे समझा रहा था और उसे बता रहा था कि रेपिस्ट क्या होता है, क्योंकि अंतरा ने इतने दिनों तक उसे रेपिस्ट बोल बोलकर इतना गुस्सा उसके अंदर भर दिया था कि आज कार्तिक को यह न चाहते हुए भी करना पड़ रहा था।
जब तक कार्तिक का गुस्सा शांत नहीं हुआ उसने अंतरा को आजाद नहीं किया, और अंतरा, वो तो बहुत पहले ही बेहोश हो चुके थे। जो प्यार कार्तिक अंतरा को हमेशा से बहुत ही प्यार से और एहसास से देना चाहता था, आज उसे ना चाहते हुए वह भी वो प्यार अंतरा को इस तरीके से देना पड़ रहा था। सुबह के 4 बजे जाकर कार्तिक शांत हुआ और उसने बाथरूम से कॉटन लेकर आया और अंतरा की बॉडी को साफ किया और उसे दूसरे कपड़े पहना दिए, और फिर उसे लेकर वह शांति से अंतर ही कमरे में गया और उसे उसके बेड पर लेटा दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब तुम्हें एहसास होगा कि रेपिस्ट क्या होता है, और शायद तुम मुझे आगे से ऐसा सब कुछ नहीं बोलोगी, लेकिन मेरा गुस्सा शांत हो गया तो तुमसे माफी भी जरूर मांगूंगा, और जो पनिशमेंट दोगी वह भी मैं कबलूंगा, फिर वह जिंदगी भर तुमसे दूर रहने की ही सजा क्यों ना हो। और उसके बाद वापस उसने अंतरा के माथे को चुम्मा और अपने कमरे में चला गया और पहले अपने कमरे को ठीक किया जो बिल्कुल बिखर गया था। सुबह का वक्त कशिश सोकर उठे और उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से इतना सब कुछ हो रहा था, इसलिए उसे ठीक से रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज वो ठीक थी और वह आराम से वॉशरूम गई और नहाकर बाहर आए तो देखा फलक ऑलरेडी उसके लिए एक साड़ी निकाल कर चली गई है। कशिश ने उसे साड़ी को पहनने की कोशिश की पर उसे साड़ी पहनी नहीं आती थी, लेकिन उसने उस पल का इंतजार किया जब आर्यन ने उसे अपने हाथों से साड़ी पहनी थी और उसे कहा था कि वह जब भी वो साड़ी पहने की हर दिन वह उसे साड़ी पहनने के लिए हाजिर होगा, लेकिन इस बार नहीं था। और इसी बात की याद आने से उसे एक और बात याद आई कि आर्यन क्या अब तक आ गया होगा, इसीलिए उसने जल्दी से साड़ी को पहना और उसमें ढेर सारी पिन्स को लगाया ताकि वह निकल ना जाए, और फिर वह सबसे पहले आर्यन के कमरे की तरफ गई, लेकिन कमरा बंद था, वह भी बाहर से, इसलिए वह उल्टे पैर वापस अपने कमरे में आ गई और बेड पर बैठकर और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, आपके पापा कहाँ गए बेटा? वो वहीं बैठी रहेगी। तभी फलक आई और बोली, यह क्या भाभी? कशिश में फलक की आवाज पर उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? फलक उसके पास आई और उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए बोली, आपने न सिंदूर लगाया है और न ही मंगलसूत्र पहना है, ये गलत है। आपकी शादी हो गई है, आपको ये पहनना चाहिए। आप क्या अपने पति को मारना चाहती है? और उसके बाद फलक जल्दी से ड्रेसिंग के पास गई और सिंदूर की तभी और मंगलसूत्र लेकर आई और कशिश को देते हुए बोली, इस पहनो। कशिश ने बेमन से वो सिंदूर लगा लिया और मंगलसूत्र पहन लिया, और उसके बाद फलक पहली रसोई के लिए कशिश को अपने साथ लेकर गई। नीचे उन्नति किचन में पहले से मौजूद थी और सारा सामान निकल चुकी थी। कशिश किचन में आए और उन्नति देखा और कहा, तुझे कुछ नहीं बनाना है, बस हलवा बनाना है, बाकी सारा खाना मैंने बना दिया है। कशिश इस पर बोली, लेकिन पहली रसोई तो मेरी थी ना, सारा तो मुझे बनाना चाहिए था। उन्नति मुस्कुराई और बोली, हाँ तुझसे बनवा लेती अगर तू प्रेग्नेंट ना होती, लेकिन मैं तुझे ज्यादा देर तक ऐसे किचन में बिना हवा के खड़े रहने नहीं दूंगी, और यहाँ पर खाने की महक अलग अलग स्मेल मिक्स हो जाती है, और गैस के पास ज्यादा देर तक खड़ी रहेगी, चक्कर आ सकते हैं, गर्मी लग सकती है, इसीलिए सिर्फ हलवा बना और चखना मत, क्योंकि भोग में चलेगा पहले। कशिश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर उन्नति वहां से चली गई, और कशिश ने कढ़ाई गरम करी, उसमें घी डाला, फिर उसके अंदर सूजी डाल दिया और उसे हल्के हल्के हाथों से चलने लगे, और दूसरी तरफ एक भिगोने में उसने पानी रखा और उसमें बहुत सारी चीनी डाल दी जिससे उसमें चाशनी बन जाए। जब पानी पक गया और चीनी बिल्कुल घुल गई पानी में और चाशनी अच्छे से तैयार हो गई तो कशिश ने गैस को बंद किया और कपड़े से भी खोने को पड़कर एक तरफ किया, और धीरे धीरे उसे कराची से सूची में मिलने लगी ताकि वह अच्छे से पक जाए, और वापस हलवे को हल्के हल्के हाथों से चलने लगी, और थोड़ी देर बाद वो हलवा भी रेडी हो गया। महक तो अच्छी आ रही है, मतलब हलवा भी अच्छा बना होगा, और मैं चख नहीं सकती इसे, तो कुछ कह नहीं सकती कि कैसा बना होगा। बहुत दिन से मैंने कुकिंग नहीं किया, और आंटी वैसे भी कहा मुझे और कुछ अंतरा को कभी कुकिंग करने देती थी, वो तो बस बहुत से हल्का फुल्का बना लेती थी। माँ होती तो अब तक मैं बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा खाना बनाना सीख चुकी होती, पर आंटी कभी कम ही नहीं करने देती। कशिश ने थोड़ा उदास होकर कहा, और फिर उसने उस हलवे को ट्रे में परोस दिया, और जब हलवे की महक किचन से बाहर गई तो उन्नति अंदर आई और बोली, महक तो अच्छी है, मतलब हलवा टेस्ट में भी अच्छा होगा। कशिश इस पर बोली, पता नहीं। उन्नति बोली, कोई बात नहीं, और उसके बाद उन्नति ने उसे लिया और फिर पहले मंदिर में भोग चढ़ाया और फिर सबको नाश्ते के लिए बुला लिया। आर्यन और अंतरा दोनों नहीं थे। उन्नति बोली, आर्यन और अंतरा ये दोनों कहाँ है? ऋषि बोला, आर्यन अपने फार्म हाउस गए किसी काम से, अंतरा का तो मुझे पता नहीं। उन्नति बोली, कल शादी थी इन दोनों की और आर्यन शादी में नहीं था। यह क्या बात हुई भला? दोस्त है ना वो कार्तिक का। मैं इस बात के लिए आर्यन से बहुत ज्यादा अपसेट हूँ कि वो शादी में नहीं था। ऐसा भी क्या काम जो दोस्त की शादी में नहीं आया? भाई मानता है ना वो कार्तिक को।
कार्तिक ने इस पर कहा, माँ काम शादी से इम्पोर्टेंट होता है और मैंने ही उसे कहा था कि अपना काम करें, शादी की वीडियो देखकर खुश हो लेना। उन्नति का मुंह खुला का खुला रह गया और कोशिश बोली, मैं अंतरा को देखकर आती हूँ, शायद थक गई होगी कल रात की वजह से। और उसके बाद वो उठने लगी तो उन्नति बोली, बेटा रहने दो, उसे सोने दो, अगर थक गई होगी तो क्यों उठाना फालतू में, जब नींद पूरी हो जाएगी खुद उठ जाएगी, तो मैं बाद में उसके लिए दोबारा नाश्ता बना दूंगी। कशिश रुक गई और सबने मिलकर नाश्ता किया। रिसेप्शन पार्टी इतनी भी लंबी नहीं चली थी कि अंतरा ज्यादा थक जाए और यहाँ 9 बजे बजने वाले थे, इसीलिए उसने सोचा कि वह जाकर एक बार अंतरा को देखा तो आए, कहीं उसकी तबीयत तो ना खराब हो गई हो। वो उसके कमरे में गई तो देखा कि अंतरा अभी तक बेड पर थी और उसके ऊपर ब्लैंकेट थे। उसके पास आकर बैठी और बिना ब्लैंकेट हटाए ही बोली, अंतरा उठ जा, सुबह हो गई है। लेकिन अंतरा ने कोई रिस्पांस नहीं किया, जिस पर कशिश ने कहा, अंतरा गेट अप। लेकिन अंतरा नहीं उठी तो कशिश ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, देखा आपने, आपकी मासी कितनी ज्यादा आलसी है, अभी तक सो रही है, लगता है आपकी मासी की पीटी करनी पड़ेगी। और उसके बाद कशिश ने अंतरा के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया, लेकिन जो हालात उसने अंतरा की देखी वो देखे वो बिल्कुल हैरान हो गई और उसके मुंह से जोर से निकला, अंतरा। कशिश जल्दी से पानी लेकर आए और उसे अंतरा के चेहरे पर मरते हुए बोली, अंतरा उठो, अंतरा ये टरे चेहरे पर निशान कैसे हैं तेरे, अंतरा अंतरा। और वह बार बार साथ ही साथ पानी मार रही थी, जिस पर हल्की हल्की होश अंतरा को आ रहा था। और जैसे ही उसकी आंखें खोली उसके सामने रात का नजर आ गया और वो डर गई। अंतरा की आंखों से आंसू निकल गए और उसने ब्लैंकेट को जल्दी से अपने ऊपर ले लिया और घबरा गई। सामने वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने पिछली रात के सारे सीन्स चलते हुए नजर आ रहे थे और वह रोने लगी, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज छोड़ दो प्लीज। अंतरा खुद को समेटे रो रही थी और खुद को छुड़ाने की बोल रही थी और कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा क्या बोल रही है, इसलिए उसने उसे पकड़ा और बोली, अंतरा क्या हुआ तुझे, ये तेरे चेहरे पर निशान कैसे, और तू इतनी काम क्यों रही है, और तू रो क्यों रही है, क्या हुआ तेरे साथ। लेकिन अंतरा कोई जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था और वह बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी कशिश ने एक थप्पड़ अंतरा को मारा, जिस पर वह हल्की सी होश में आई। और फिर कशिश खड़ी हुई और अंतरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या हुआ तुझे। अंतरा ने कशिश को देखा, फिर उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, कशिश, उस इंसान ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, ही आर एट पड मी। और फिर अंतरा कशिश को लिपटकर उसके सीने में सर रखकर बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी और कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अंतरा का चेहरा अपने सीने से हटाया और उसके चेहरा पकड़ते हुए बोली, किसने। अंतरा सुबकते हुए बोली, कार्तिक। और फिर से अंतरा कशिश से चिपक गई और रोने लगी। जैसे ही कशिश में अंतरा के मुंह से कार्तिक का नाम सुना वो हैरान हो गई और बोली, तू झूठ बोल रही है ना, ताकि मैं कार्तिक से अपनी शादी तोड़ दूं। अंतरा ने इस पर अपना सर उठाकर कशिश को देखा और ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही कशिश, सच्ची उसी ने मेरे साथ ये सब किया है। कशिश ने अपनी पकड़ अंतरा की बाजू पर कम कर दी और बोली, पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तेरे साथ ये सब कार्तिक ने ही किया। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि कशिश को उसकी बात पर यकीन ही नहीं, और वह बोली, मैं तेरी बहन हूं कोशिश, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तुझे मेरे चेहरे के लिए मार्क्स नजर नहीं आ रही। कशिश ने उन मार्क्स को छूते हुए कहा, आ रही है ना, बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं और मुझे तेरी बात पर यकीन है, लेकिन क्या तूने मेरी बात पर यकीन किया था। मैंने और कार्तिक ने तुझे कितना कहा था कि हम दोनों पर शक मत कर, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। तू मानी थी, नहीं मानी थी। कितनी बार तूने कार्तिक को रेपिस्ट बोला, उन्होंने भी शायद उस बात को सच करने के लिए तेरे साथ ये सब कर दिया। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं है, और उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसके सामने बैठी है वो उसकी बहन ना बैठकर कार्तिक सिंह रंधावा की बीवी बैठी है। अंतरा बोली, मुझे पता है कि तेरी कार्तिक से शादी हो गई है और तेरा तेरे पति की साइड लेना जायज है, लेकिन इतना भी प्यार में अंधा नहीं होती, कोशिश की सच्चाई ना देखो। कशिश इस पर सरकास्टिकली हंसी और बोली, कमाल है, और जब मैं तुझे सच्चाई दिखा रही थी तब तू देखी थी सच्चाई। मैंने भी तो कहा था कि मेरे प्यार में इतनी अंधी मत हो अंतरा की अपनी मोहब्बत पर शक हो जाए, तुम मानी थी मेरी बात। अंतरा ने ये सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, लेकिन अपनी बात को सच करने के लिए कोई रेप नहीं करता। कशिश पर उठ गई और बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तू रेस्ट कर। और उसके बाद कशिश अंतरा के बिना सुने वहां से चली गई।
कशिश सीधा कार्तिक के कमरे में गए और उसने उसका दरवाजा खोला तो देखा कार्तिक आईने के पास खड़ा है और अपने शर्ट के ऊपर टाई लगा रहा है और कमरा खुलते ही कार्तिक की नज़र कशिश कर गई और वह बोला, क्लोजेट मैंने आधा ठीक करवा दिया है, तुम अपने सामान रख सकती हो, नहीं तो किसी नौकर से बोलकर रखवा दो, और एक काम करो नौकर से ही रखवा दो और तुम रेस्ट करो, इधर उधर घूम रही हो सुबह से, तुम्हारे लिए रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद कार्तिक पलटा तो सीधा कशिश का एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर लगा। कार्तिक ने हैरानी से कशिश को देखा क्योंकि उसे नहीं पता था कि कशिश ने उसे क्यों मारा और वह बोला, यह क्या बदतमीजी है, क्यों मारा मुझे थप्पड़। कशिश ने गुस्से से कार्तिक की कॉलर पड़ी और उसे खींचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। कार्तिक जब तक हैरान था उसे समझ आ गया कि अंतरा ने कशिश को सब बता दिया और वह नॉर्मल होते हुए बोला, क्या गलती करी मैंने, जो वह मुझे टैग दे रही थी उसे सही कर दिया। कार्तिक ऐसे बोल रहा था जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं, उसे तो रिवार्ड मिलना चाहिए, इसीलिए कशिश ने उसके दूसरे गाल पर भी उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, निहायत ही बेशर्म इंसान हो तुम, अगर मेरी बहन तुम्हें वह सब कह रही थी इसका मतलब यह नहीं कि उस बात को ठीक कर दो, वो तुम्हें रेपिस्ट का टैग दे रही थी, रेपिस्ट का, कोई ठेले वाले का नहीं दे रही थी कि हाँ ठेला खोल दिया, रेप करना क्या होता है पता है तुम्हें। कार्तिक ने इस पर कशिश का हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और बोला, बहुत अच्छे से पता है और जनता भी हूँ कि क्या तकलीफ होती है रेप की, और मुझे पछतावा भी है और मैं माफी भी मांगूंगा और जो पनिशमेंट को मुझे अच्छी उसे लूंगा भी, चाहे वह कितनी भी हार्श पनिशमेंट मुझे क्यों न देते, मैं उसे जरूर एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि रेप की सजा मौत से भी आगे होती है। कशिश ने कहा, क्या उसके तुम्हें सजा देने से उसकी जो दिल में तुम्हें जो दर्द दिया है वह खत्म हो जाएगा, तुमने उसके दिल के 2 टुकड़े नहीं करे बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया, क्या वो जुड़ जाएगा, क्या वो तुमसे दोबारा सच्ची मोहब्बत कर पाएगी। कार्तिक इस पर हंसा और बोला, सच्ची मोहब्बत, क्या होती है सच्ची मोहब्बत। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने और अंतरा ने कभी सच्ची मोहब्बत की है, क्योंकि की होती तो इतना दुख दर्द तकलीफ और सेपरेशन हम दोनों के बीच नहीं आता। कुछ तो था जो कमजोर था इसीलिए तो इतना सब कुछ हो गया, और सिर्फ मेरे और अंतरा के बीच में नहीं तुम्हारे और आर्यन के बीच में भी कोई तो ऐसी डोर थी जो बहुत कमजोर थी, इसीलिए तो जुदा हो गए हम चारों ओर ऐसे बिखर गए। और उस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था अंतरा के ऊपर, लेकिन अब वह गुस्सा खत्म हो गया है और उससे माफी भी मांगने जा रहा हूँ। नहीं माफी देगी मुझे पता है, मुझे थप्पड़ मारना चाहिए थप्पड़ मारे, मुझे डंडे से मारना चाहे डंडा मारे, चाहे जैसे मुझे मारना चाहे मारे, चाहे तो जान ले ले मेरी, मैं वह भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है उसकी कोई माफी होती ही नहीं है। और इससे बड़ी खुशी की बात ही क्या होगी, क्योंकि मोहब्बत के हाथों मर जाए उसके साथ जिंदगी ना सही लेकिन उसके हाथों मरना बहुत अच्छा होगा। कम से कम इतना तो रहेगा कि हाँ मोहब्बत ने ही मुझे मोक्ष दे दिया। कशिश को अभी भी हद से ज्यादा गुस्सा कार्तिक पर आ रहा था, क्योंकि अभी उसे सिर्फ और सिर्फ अंतरा की वह गलत हालात नजर आ रही थी। लेकिन कार्तिक की बात भी कहाँ गलत थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन चारों की जिंदगी कौन से मोड़ पर आकर खड़ी हो गई और भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है उन चारों की। कोशिश गुस्से से घुरकर कार्तिक को वहां से जाने लगी तो कार्तिक ने कहा, उसे अस्पताल लेकर चली जाओ प्लीज, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करवा दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और अगर प्रेगनेंसी के कोई चांस है तो उसे खत्म करवा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लव मेक का कोई बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि उसे देखकर ना मैं खुश रहूंगा और ना ही अंतरा कभी खुश रहेगी। कशिश रुक तो गई थी करते की बात सुनने के लिए, लेकिन वह पलटी नहीं थी, और जैसे ही कार्तिक रुक वह वापस सीधे पैर वहां से अंतरा के पास चली गई। जब वो कमरे में आए तो अंतरा अभी भी खुद को समेटे हुए बैठी हुई थी। कशिश अंतरा के पास आए और बोली, अंतरा चलो उठो तैयार हो जाओ। अंतरा की आंखों से आंसू आ रहे थे और वह ना में अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। कशिश बोली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है अंतरा, चलो खड़ी हो, ऐसे मत बैठ। उसके बाद कशिश ने उसे सहारा दिया और अंतरा उठ गई, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए कशिश ने उसकी दोनों कंधों को पकड़ लिया और उसे आराम से बाथरूम में लेकर गई। पानी को गर्म किया और अंतरा को उसमें बिठा दिया। गर्म पानी के सेक से उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बदन का दर्द नहीं जा रहा है, इसलिए कशिश अपने हाथों से उसकी बॉडी को मसाज देने लगी, जिस पर अंतरा को रिलैक्स फील हो रहा था। और जब तक अंतरा को अच्छे से रिलैक्स से नहीं हो गया, कशिश उसे लिए बाथरूम में ही रही और उसे मसाज देती रही।
थोड़ी देर बाद अंतरा को बाथरोब पहनाकर का वॉशरूम से बाहर लेकर आई और एक जगह बैठा दिया और फिर वो क्लोजे में गई और कुर्ती और जीन्स लेकर आई और अंतरा को हेल्प की से पहनने में और फिर उसके दोनों पैरों को उठाकर उसने ऊपर किया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए बोली, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। उसके बाद कशिश जाने लगी तो अंतरा में उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, तेरी भी हालत अच्छी नहीं है कशिश, तू बैठ जा। कशिश बोली, मेरी हालत अच्छी सी है, तेरी अच्छी नहीं है, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। और उसके बाद कशिश ने अपना हाथ अंतरा के हाथ से छुड़ाया और चली गई और थोड़ी देर बाद वो गरम गरम मसाला सूप लेकर अंतरा के लिए आए। अंतरा ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलकर उसे पी लिया। गरम गरम सूप उसके पेट में गया तो उसे अपने पेट पर भी राहत से महसूस है और उसने अपना सर सिरहाने से लगा दिया और कशिश में उसका चेहरा नैपकिन से साफ करते हुए कहा, थोड़ी देर में हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर कशिश उसी के पास बैठे रहे और अंतरा उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। कशिश अंतरा के साथ सब कुछ झूठ बोलकर हॉस्पिटल आ गए थे और एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ उसने मीटिंग की थी। अंतरा को फिलहाल डर लग रहा था, इसलिए वो कशिश को अपने साथ लेकर आई थी अंदर और गायनेकोलॉजिस्ट अंतरा को देख रही थी और बोली, जी बताइए क्या मदद चाहिए आपको मेरी। अंतरा इस पर कशिश को देखने लगी तो कोशिश नहीं अपनी आंखों से इशारा किया और फिर खुद से ही गाना और उससे बोली, वह मुझे पता करवाना है कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है या फिर कोई प्रेगनेंसी के चांस तो नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट बोली, आप मैरिड है। गायनेकोलॉजिस्ट ने सीधा अंतरा को देखकर ही सवाल किया था और अंतरा ने ना में अपना सर हिला दिया और बोली, आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ फोर्स किया है। अंतरा इस पर वापस कोशिश को देखने लगे तो कोशिश बोली, इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट बोली, अगर बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट कहीं रेप तो नहीं हुआ। ये सुनकर अंतरा के साथ बिल्कुल अटक गई और कशिश इस पर बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो शादी हुई नहीं है पर 1 महीने बाद शादी होने वाली है। एक्चुअली शी स्पेंड नाइट विद हर फियांस और इसे डर है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसीलिए बस चेक करवाने के लिए आए थे और अगर कोई चांसेस है भी तो हम उसे निकलवाना चाहते हैं क्योंकि अभी एज नहीं है प्रेगनेंसी की। गायनेकोलॉजिस्ट तो बोली, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी तो करीब क्यों गए और प्रोटेक्शन यूज क्यों नहीं किया, एंड व्हाट्स योर एज। अंतरा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और कशिश बोली, 21 और प्रोटेक्शन यूज करना भूल गए शायद, इसीलिए यह मुझे बोली थी कि मैं इसे आपके पास लेकर आऊं चेक करवाने के लिए, तो प्लीज मैडम आप अगर चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गायनेकोलॉजिस्ट को दोनों पर ही शक हो रहा था लेकिन वो कुछ बोली नहीं और बोली, लेकिन इनकी फियांसे का यहाँ होना जरूरी है, क्या पता अगर यह प्रेग्नेंट हुई और उन्हें बच्चा चाहिए होगा तो हम ऐसे एक के कहने पर तो बच्चा नहीं गिर सकते ना, अगर सच में प्रेग्नेंट हुई तो। अंतरा को काफी दर्द हो रहा था और बोली, प्लीज अगर कुछ ऐसा है तो मुझसे निकाल दीजिए, मैं नहीं सहन कर सकती। गायनेकोलॉजिस्ट ने इस पर अंतरा को ताना दिया, करीब जाने से पहले तो दर्द के बारे में नहीं सोचा था और बच्चे को दुनिया में लाने का दर्द सोच रही हो। तुम लड़कियां भी आजकल की बहुत ही ज्यादा पागल हो, जब अभी बच्चे को लाने का दर्द नहीं सहन कर सकती तो इसमें क्यों पड़ गई। लेकिन नहीं, हवस तो पूरी करनी होती है तुम लोगों को, लड़का लड़की सब एक ही कश्ती के स्वर है। अंतरा की आंखों से आंसू बहने लगे तो कशिश बोली, मैंने सिर्फ आपको इसका चेकअप कराने के लिए बोला है, मैंने यह नहीं कहा कि हाँ ये सच में प्रेग्नेंट है। आपका काम चेक करना है और पेशेंट की दर्द को समझना है, उसे ताना मारना नहीं है। अब पैसे लेती है इस काम की तो अपना काम कीजिए। गायनेकोलॉजिस्ट खड़ी हुई और अंतरा से बोली, चलो मेरे साथ अंदर, मैं देखती हूँ। अंतरा खड़ी हुई लेकिन उसने कशिश का हाथ नहीं छोड़ा और बोली, तू भी चलना, हम अकेली नहीं जाऊंगी। डॉक्टर बोली, वो नहीं जा सकती है, सिर्फ तुम ही जा सकती हो, यहां तक ही आ सकती थी वह, आगे तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। कशिश ने अंतरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त किया कि उसे कोई पेन नहीं होगा, वो जाए और अंतरा गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अंदर चली गई। 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही कोई चांसेस है, बच गई तुम। कशिश ने अंतरा को बाहर जाने के लिए कहा और फिर वो डॉक्टर के पास आए और उसे पैसे देते हुए बोली, तुम्हारा काम है चेकअप करना, तारा मारना नहीं। आगे से किसी लड़की को ऐसे डराया या धमकाया तो मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ और तुम्हारा ये लाइसेंस भी बंद करवा सकती हो, इतनी पहुंच है मेरे पास। और उसके बाद कशिश घूरते हुए वहां से बाहर आ गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।